नमस्कार। लास्ट क्लास में डिबेंचर के इश्यू के बारे में पढ़ा था। आज इस क्लास में पढ़ेंगे कि ऋण पत्रों का शोधन किस प्रकार से किया जाता है। यानी इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे कि ऋण पत्रों का शोधन क्या होता है, यानी शोधन से तात्पर्य क्या होता है, शोधन के स्रोत कौन-कौन से होते हैं और कौन-कौन सी विधियों के माध्यम से शोधन किया जाता है और ऋण पत्र शोधन संचय का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है, ऋण पत्रों का शोधन सममूल्य पर, डिस्काउंट पर और प्रीमियम पर किस प्रकार से किया जाता है और जो पेमेंट भुगतान किया जाता है, उसकी जनरल एंट्री के बारे में पढ़ेंगे और इसमें कौन-कौन से कंपनी एक्ट 2013 के कौन-कौन से प्रोविजंस लागू होते हैं, उनके बारे में आज डिटेल से पढ़ेंगे। देखो, ऋण पत्रों के शोधन से तात्पर्य यह होता है कि जो कंपनी होती है, उसको वित्त की आवश्यकता होती है, ठीक है? अब वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कंपनी द्वारा शेयर्स, जिसमें इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर जारी किए जाते हैं पब्लिक को, या अन्य स्रोत के रूप में डिबेंचर्स भी जारी किए जाते हैं, ठीक है? अब डिबेंचर्स से कंपनी द्वारा जारी करने के पश्चात में राशि प्राप्त हो जाती है। अब उस राशि को एक निश्चित समय पश्चात में जो डिबेंचर्स के मालिक होते हैं, डिबेंचर्स होल्डर्स होते हैं, उनको निश्चित समय के पश्चात में लौटाना होता है उस राशि को। अब सामान्यतः यह राशि 20 वर्ष के पश्चात में लौटाई जाती है। अगर कंपनी की वित्तीय स्थिति अच्छी है, तो उसको ज़्यादा पूँजी की आवश्यकता नहीं है, तो पहले भी लौटा सकती है, ठीक है? पर 20 वर्ष के पश्चात या 20 वर्ष होते ही उसे लौटाना ज़रूरी होता है, ठीक है? अब इसमें बात करेंगे कि जो शोधन होता है, वो शोधन के स्रोत कौन-कौन से होते हैं? अब सामान्यतः प्रत्येक कंपनी को जो डिबेंचर्स होल्डर होते हैं, उनको राशि लौटानी होती है और वो राशि सामान्यतः अंश पूँजी तथा ऋण पत्रों के नवीन निर्गमन द्वारा लौटाई जा सकती है। यानी या तो कंपनी द्वारा नए अंश इश्यू करें या नए डिबेंचर इश्यू करें, जो राशि प्राप्त होती है, उसको जो डिबेंचर्स होल्डर है पुराने, उनको लौटाई जाती है। या संचित लाभ है, जो व्यापार में जो लाभ प्राप्त हो रहे हैं, उनको एक रूप से संचित कर लिया जाता है या शोधन कोष विधि के माध्यम से लौटाई जाती है। या आधिक्य निधि से जो सरप्लस रिजर्व होता है, उस फंड से जो राशि रहती है, उसके माध्यम से लौटाई जा सकती है। और लास्ट में जो स्थायी संपत्तियाँ होती है, उनको या उनकी बिक्री करके उनका शोधन किया जा सकता है, ठीक है? इसमें फिर पढ़ेंगे कि शोधन की विधियाँ किस प्रकार से होती है एंड जो रिडम्पशन किया जाएगा, डिबेंचर होल्डर को पैसा लौटाया जाएगा, वो या तो एक मुफ्त भुगतान विधि से लौटाएँगे या वार्षिक किस्त विधि के माध्यम से लौटाएँगे या खुले बाजार में क्रय विधि के माध्यम से लौटाएँगे या परिवर्तन विधि के माध्यम से या एक निर्धारित अवधि के बाद भुगतान शोधन कोष विधि के माध्यम से लौटाएँगे, ठीक है? अब इनको वन बाय वन देखते हैं। देखो, ऋण पत्रों के शोधन का अर्थ है ऋण पत्रधारियों को ऋण पत्र के शोधन यानी भुगतान वापसी द्वारा ऋण पत्र बंद पत्र के खातों पर देनदारियों से मुक्ति पाना। यानी इसका कहने का तात्पर्य यह है कि जो डिबेंचर्स है, वो एक तरीके से कंपनी के लिए लायबिलिटी होती है। अब जो लायबिलिटी है, देनदारी है, उसको उससे मुक्ति पाने हेतु डिबेंचर्स का शोधन किया जाता है। सामान्यतः ऋण पत्रों का शोधन निर्गमन के नियम और शर्तों के आधार पर अवधि की समाप्ति पर होता है। जो डिबेंचर्स होते हैं, उनका जो इश्यू किया जाता है, सर्वप्रथम राशि जुटाई जाती है डिबेंचर होल्डर से, तो उसमें नियम और शर्तें होती है कि अमुक डिबेंचर किस अवधि के पश्चात में रिडेम्पशन किए जाएंगे या किस अवधि के पश्चात में राशि लौटाई जाएगी, वो पहले शर्तों में निर्धारित कर लिया जाता है, पर सामान्यतः 20 वर्ष के पश्चात में जरूर लौटानी होती है, ठीक है? अब नेक्स्ट बात करते हैं ऋण पत्रों के शोधन के या वित्त के स्रोत कौन-कौन से होते हैं, ठीक है? अब इसमें मेन बात यह है कि जो ऋण पत्रों की राशि होती है, वो काफ़ी ज़्यादा होती है, काफ़ी होती है, करोड़ों में होती है। तो उसमें कंपनी को एक बड़ी राशि की आवश्यकता पड़ती है। अब ज़रूरी नहीं है कि 20 वर्ष के पश्चात में कंपनी को एक पास अचानक इतना फंड हो, तो उसे सर्वप्रथम 20 वर्ष के लिए जो ऋण पत्रों को या ऋण पत्रधारियों को राशि लौटाने हेतु एक तरीके से फंड बनाना होता है पहले से, ठीक है? अब इसमें 4 प्रकार से या 4 प्रकार के वित्त के स्रोत होते हैं लौटाने के लिए। या तो अंश पूंजी या ऋण पत्रों का नवीन निर्गमन करें या संचित लाभों और शोधन कोष में से शोधन करें या रिजर्व सरप्लस का जो अकाउंट होता है उसे शोधन करें या स्थायी संपत्तियों को बेच के उनका शोधन करें, ठीक है? अब इनका वन बाय वन विश्लेषण करते हैं। देखो, फर्स्ट है आपका अंश पूंजी तथा ऋण पत्रों का नवीन निर्गमन पर शोधन। यानी नई पूंजी के निर्गमन के द्वारा विद्यमान दायित्व के स्थान पर नया दायित्व उत्पन्न किया जा सकता है। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि जो वर्तमान दायित्व है, उसको चुकाने के लिए एक नया दायित्व उत्पन्न किया जाता है, यानी नए शेयर या डिबेंचर इशू किए जाते हैं। जो राशि प्राप्त होती है उन शेयर से या डिबेंचर से उस राशि का प्रयोग जो पुराने डिबेंचर होल्डर है उनको चुकाया जाता है। कंपनी नए अंशों अथवा ऋण पत्रों को जारी कर सकती है तथा उसकी प्राप्तियों का प्रयोग ऋण पत्रों के शोधन के लिए किया जा सकता है। इस विधि के द्वारा कंपनी अपनी कार्यशील पूंजी के स्तर को बनाए रखती है। यानी जो कंपनी की पूंजी होती है, वो अगर एक साथ उनको पैसा लौटाएंगे तो कंपनी में कार्यशील पूंजी में कमी आ जाएगी, व्यापार प्रभावित होगा, व्यापार का संचालन सही तरीके से नहीं हो पाएगा। तो इस संबंध में कंपनी द्वारा नए अंश या डिबेंचर जारी करके ऋण पत्रों का शोधन किया जा सकता है। नए अंश या ऋण पत्र का निर्गमन सममूल्य पर भी किया जा सकता है, प्रीमियम पर भी किया जा सकता है, बट्टे पर भी किया जा सकता है। इसको समझते हैं कि सममूल्य क्या होता है, प्रीमियम क्या होता है, बट्टा क्या होता है। देखो, मान के चलो आपने आपने एक डिबेंचर ₹100 में खरीदा, ठीक है? अगर आप उसका
पुनर्भुगतान 100 रुपए पे यानी 100 रुपीज़ पर ही करते हो तो वो एक तरीके से आपका एट पार यानी समूल्य हो जाएगा। अगर आपने डिबेंचर 100 रुपए में खरीदा, अगर आप उसका भुगतान, आपकी वित्तीय स्थिति अच्छी है, फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है कंपनी की, तो प्रीमियम पर भी उनका रिडम्पशन कर सकती है, ठीक है। तो 100 रुपए का डिबेंचर है, अगर वो 10 रुपए प्रीमियम पर किया जाता है तो आपको 110 रुपए डिबेंचर होल्डर को लौटाने होंगे। ये हो गया प्रीमियम। ये एक तरीके से प्रॉफिट लॉस होता है, ये सॉरी एक तरीके से कैपिटल लॉस होता है अगर प्रीमियम पर डिबेंचर का रिडम्पशन करेंगे तो। अगर बट्टे पर करते हैं तो कंपनी के लिए एक तरीके से कैपिटल प्रॉफिट होता है, क्योंकि जो से डिबेंचर आपने 100 रुपए में परचेज किया है, अगर आप उसको 90 रुपीज़ में उसको लौटा रहे हैं या राशि का पुनर्भुगतान कर रहे हैं तो आपके लिए फायदा है, ठीक है। इस स्थिति में ऋण पत्र शोधन संचय यानी डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आप अंश पूंजी तथा ऋण पत्रों के निर्गमन नवीन इशू के माध्यम से पुराने डिबेंचर होल्डर को राशि लौटाएंगे तो इस संबंध में डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट बनाने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं संचित लाभों तथा शोधन कोष से शोधन, ठीक है। देखिए संचित लाभ क्या होते हैं? जो व्यापार में व्यापारिक क्रियाओं या ऑपरेटिंग प्रक्रियाओं से जो पैसा या रेवेन्यू कमाया जाता है, उसका एक निश्चित परसेंट एक रिजर्व के रूप में रख लिया जाता है, शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है। जब डिबेंचर्स का रिडम्पशन किया जाता है उस समय उस राशि का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ऋण पत्रों के शोधन के समय कंपनी को वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इन कठिनाइयों से बचने के लिए कंपनी ऋण पत्रों के शोधन हेतु अपने वार्षिक लाभों में से कुछ राशि अपने पास रख लेती है। अब देखो ये किस प्रकार से रखती है। आंतरिक वित्त व्यवस्था के अंतर्गत व्यापार में निवेशित कर देती है, यानी जो पैसा बचाया गया है प्रॉफिट में, उस पैसे को कंपनी द्वारा व्यापार में पुनः निवेशित कर दिया जाता है और व्यापार के बाहर विपणन योग्य प्रतिभूतियों में भी निवेश कर दिया जाता है, ठीक है। आपकी नेक्स्ट विधि है आधिक्य निधि से शोधन, यानी सरप्लस फंड से किस प्रकार शोधन किया जाता है। देखो ऋण पत्रों के शोधन हेतु कंपनी की आधिक्य निधियों का भी प्रयोग किया जा सकता है, अर्थात कंपनी अपनी आधिक्य निधियों से अपने स्वयं के ऋण पत्र खरीद सकती है। इस विधि के माध्यम से भी रिडम्पशन किया जा सकता है। नेक्स्ट है लास्ट विधि आपकी, यानी जो स्थायी संपत्तियां होती है उनकी बिक्री के माध्यम से शोधन करना। यानी देखो सामान्यतः स्थायी संपत्तियों का विक्रय नहीं किया जाता है। अगर कंपनी के पास में किसी प्रकार का फंड नहीं है या पर्याप्त मात्रा में लाभ नहीं हो रहे हैं, वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है, तो कंपनी के पास में लास्ट ऑप्शन स्थायी संपत्तियों का विक्रय करके ही जो डिवेंचर होल्डर है उनका भुगतान किया जाता है। यह कंपनी के लिए सही नहीं होता है, यानी एक तरीके से कंपनी की साख को प्रभावित करता है, ठीक है। उसको अब देखते हैं। कंपनी अचल संपत्ति की बिक्री से प्राप्त राशि से ऋण पत्रों का शोधन कर सकती है। यह ऋण पत्रों के शोधन हेतु वित्त प्राप्त करने का एक असामान्य स्रोत है और कंपनी की ख्याति पर विपरीत प्रभाव भी डालती है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं। ऊपर पढ़ चुके हैं कि जो शोधन के स्रोत होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, उनका डिटेल से विश्लेषण कर लिया है। अब बात करेंगे कि ऋण पत्रों का शोधन किन-किन विधियों के माध्यम से किया जाता है। यानी जो ऋण पत्र होते हैं, ऋण पत्रधारी होते हैं, उनको राशि का भुगतान करना है तो सामान्यतः 5 विधियों के माध्यम से इनका भुगतान किया जाता है। पहला तो होता है एक मुफ्त भुगतान विधि, सेकंड होती है वार्षिक किस्त भुगतान विधि, खुली बाजार में क्रय विधि के माध्यम से किया जाता है, परिवर्तन विधि के माध्यम से किया जाता है और लास्ट में किया जाता है एक निर्धारित अवधि के बाद शोधन कोष विधि के माध्यम से किया जाता है। देखो इनका वन बाय वन देखते हैं इनको। एक मुफ्त भुगतान विधि के अंतर्गत सामान्यतः जिस कंपनी की वित्तीय स्थिति अच्छी होती है वो सभी डिवेंचर होल्डर को एक साथ भुगतान कर सकती है, लेकिन सामान्यतः ऐसा नहीं पाया जाता प्रत्येक कंपनी में। तो अपनी वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए सामान्यतः कंपनी द्वारा वार्षिक किस्त भुगतान विधि के माध्यम से भुगतान किया जाता है या खुले बाजार क्रय विधि के माध्यम से किया जाता है या परिवर्तन विधि के माध्यम से किया जाता है या एक निर्धारित अवधि के पश्चात कोष विधि के माध्यम से किया जाता है। अब इनको वन बाय वन देखते हैं। देखो एक मुफ्त भुगतान विधि के माध्यम से किस प्रकार से पेमेंट किया जाता है, यानी लमसम पेमेंट मेथड के माध्यम से। यानी इस विधि के अंतर्गत कंपनी अवधि की समाप्ति के बाद ऋण पत्रधारियों को कुल राशि एक मुश्त देकर ऋण पत्रों का शोधन कर देती है या विकल्प के रूप में पूर्व में भी भुगतान कर सकती है, ठीक है। यानी जो सामान्यतः 20 वर्ष होता है उससे पहले भी भुगतान कर सकती है। इस विधि के अंतर्गत कंपनी को शोधन की तिथि से पूर्व से ही जानकारी रहती है और इसी के अनुरूप कंपनी अपने वित्तीय संसाधनों को नियोजित कर लेती है। यानी जो इशू किया गया था वो इशू में शर्तें होती है, कंडीशन होती है, उसमें पहले से डिसाइडेड होता है कि डिवेंचर होल्डर को कितनी अवधि के पश्चात में इनका रिडम्पशन करना है या राशि को लौटाना है। तो पहले से ही कंपनी द्वारा फंड बना लिए जाते हैं या संसाधनों को नियोजित कर लिया जाता है। आवश्यकता होने पर तुरंत उस राशि का प्रयोग करके डिवेंचर होल्डर का भुगतान कर दिया जाता है। इस विधि में ऋण पत्रों का लाभों में से भुगतान किया जाता है, यानी जो एक मुफ्त भुगतान विधि होती है, जो कंपनी के लाभ होते हैं, जो रिजर्व बनाए जाते हैं लाभों का, उन लाभों में से उनका भुगतान कर दिया जाता है, ठीक है। ये तो हो गई आपकी एक मुफ्त भुगतान विधि। ये सामान्यतः जिस कंपनी की वित्तीय स्थिति अच्छी होती है, उसने फंड बना रखे पहले से या संसाधनों को या वित्तीय संसाधनों को पहले से विनियोजित कर रखा है, वो कंपनियां इस राशि का उपयोग कर सकती है। सेकंड विधि है आपकी वार्षिक किस्त भुगतान विधि, यानी एनुअल इंस्टॉलमेंट पेमेंट मेथड।
इस विधि के अंतर्गत ऋण पत्र की अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष के अंत में ऋण पत्रों का शोधन किस्तों में किया जाता है। यानी जितनी अवधि में मान के चलो आपका 20 लाख रुपए के ऋण पत्र लौटाने हैं, कितने वर्षों में लौटाने, 5 वर्ष में लौटाने हैं, तो 20 लाख इंटू 5 कर लेंगे तो जो राशि आती है 4 लाख की, वो प्रत्येक वर्ष 4 लाख रुपए की राशि लौटानी होगी। अब जरूरी नहीं है कि प्रत्येक किस्त समान होती है इसमें। ऋण पत्रों के दायित्व की कुल राशि को वर्षों की संख्या से भाग देकर वार्षिक किस्त की राशि निकाल ली जाती है। अभी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। किन ऋण पत्रधारियों के ऋण पत्रों का भुगतान पहले किया जाएगा या दूसरे या तीसरे स्थान पर किया जाएगा, इस संबंध में इस समस्या से निजात पाने के लिए लॉटरी सिस्टम अपनाया जाता है। लॉटरी विधि का प्रयोग तब किया जाता है जबकि संपूर्ण ऋण पत्रों का शोधन नहीं हो जाता। इस विधि में से ऋण पत्रों का लाभों में से भुगतान किया जाता है। वार्षिक किस्त आहरण की रकम एक समान होना आवश्यक नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट विधि है आपकी खुले बाजार में क्रय विधि, यानी परचेज इन द ओपन मार्केट मेथड। यानी जब एक कंपनी रद्द करने के उद्देश्य से, यानी स्कंद विपणि यानी स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, स्टॉक मार्केट होते हैं, उनके माध्यमों से ऋण पत्रों को खरीदती है और ऋण पत्रों को क्रय करने और रद्द करने की क्रिया को खुले बाजार से क्रय करना कहा जाता है। एक कंपनी अपने ऋण पत्रों को खुले बाजार से क्रय करके या तो उन्हें तुरंत रद्द कर देती है या उन्हें निवेश के रूप में रखती है। व्यवहार में सामान्यतः एक कंपनी अपने ऋण पत्रों को खरीदने की तब इच्छुक होती है जबकि बाजार में वर्तमान ब्याज दर से ऋण पत्रों की ब्याज दर काफी अधिक होती है। इसमें एक कंडीशन होती है कि अगर बाजार दर से ऋण पत्रों की ब्याज दर अधिक होती है तो खुली बाजार से क्रय विधि अपनाई जाती है। आपकी नेक्स्ट विधि है परिवर्तन विधि यानी कन्वर्जन मेथड। देखो, इस विधि में इन परिवर्तन द्वारा ऋण पत्रों के शोधन का अर्थ ऋण पत्रों का शोधन नए क्षमता अंशों या ऋण पत्रों के नए निर्गमनों के द्वारा करना है। यानी जो परिवर्तन विधि होती है उसमें कंपनी द्वारा नए शेयर यानी इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर या डिवेंचर जारी किए जाते हैं, जो राशि प्राप्त होती है उस विधि के माध्यम से डिवेंचर्स का शोधन किया जाता है। ये नए क्षमता अंश या नए ऋण पत्र समूल्य पर या प्रीमियम पर या छूट पर या डिस्काउंट पर इशू किए जाते हैं। ऋण पत्रों के शोधन के इस विकल्प का प्रयोग ऋण पत्रधारियों की इच्छा या निर्गमन की शर्तों के अनुसार किया जाता है। यानी ये जो ये विधि है परिवर्तन विधि, ये ऋण पत्रधारियों की इच्छा या जो इशू की जो कंडीशन है, शर्तें हैं, उसके अकॉर्डिंग किया जाता है। और लास्ट विधि है आपकी एक निर्धारित अवधि के बाद भुगतान यानी शोधन पोस्ट विधि, यानी पेमेंट आफ्टर ए फिक्स्ड पीरियड सिंकिंग फंड मेथड के माध्यम से किया जाता है। देखो, इस विधि में एक निर्धारित अवधि के बाद ऋण पत्रों का एक मुश्त भुगतान करने हेतु प्रतिवर्ष लाभ हानि खाता के आधिक्य से एक निश्चित धन राशि को ट्रांसफर करके शोधन कोष बनाया जाता है। यानी जो एक निर्धारित अवधि के पश्चात अगर भुगतान करना है, जो पी&एल अकाउंट होता है आपका, उसमें से एक जो आधिक्य राशि होती है उसको एक तरीके से अलग अकाउंट में ट्रांसफर करके शोधन कोष बनाया जाता है। इस कोष में विनियोजित राशि को बाह्य प्रतिभूतियों में इन्वेस्टेड कर दिया जाता है। साथ ही बाह्य प्रतिभूति जो एक्सटर्नल सिक्योरिटीज होती है उनसे जो ब्याज प्राप्त होता है उनको भी एक्सटर्नल सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करने का कार्य किया जाता है। ऋण पत्रों के शोधन के समय निवेशों को बेचा जाता है। जब आवश्यकता पड़ती है, एक निर्धारित अवधि हो जाती है या निश्चित समय आ जाता है, उसके पश्चात में जो इन्वेस्टमेंट किया गया है राशि का या जो ब्याज पर ब्याज कमाया है उसका भी इन्वेस्टमेंट किया गया है, दोनों राशियों को आवश्यकता पड़ने पर उन इन्वेस्टमेंट को बेचा जाता है तथा प्राप्त राशि का उपयोग ऋण पत्रों के शोधन हेतु किया जाता है। ठीक है, ये तो आपकी 5 विधियां हो गई। यानी जो शोधन की विधियां हैं उसमें अगर कंपनी की वित्तीय स्थिति अच्छी है तो एक मुश्त भुगतान विधि के माध्यम से कर सकती है, वार्षिक किस्त विधि के माध्यम से कर सकती है, खुले बाजार की क्रय विधि के माध्यम से कर सकती है, परिवर्तन विधि से कर सकती है, या एक निर्धारित अवधि के पश्चात में शोधन कोष विधि के माध्यम से भी ऋण पत्रों का शोधन कर सकती है। यानी ऋण पत्रों की राशि को ऋण पत्रधारियों को लौटाया जाता है। ठीक है, अब इसमें बात करेंगे एक मुश्त भुगतान विधि के द्वारा ऋण पत्रों का शोधन किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, अब इसमें जो जब डिवेंचर्स का इशू किया जाता है, निर्गमन किया जाता है या राशि प्राप्त की जाती है, उस समय निर्धारित शर्तों के अनुसार एक मुश्त भुगतान विधि द्वारा ऋण पत्रों का शोधन करने का कार्य किया जाता है। ठीक है, अब इसमें शोधन की विधियां होती है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी विधियां होती है वो देखते हैं। पहला तो होता है पूंजी में से ऋण पत्रों का शोधन, यानी जब ऋण पत्रों का शोधन कंपनी के चालू संसाधनों से किया जाता है, यानी चालू साधनों से किया जाता है, तो इसे पूंजी में से ऋण पत्रों का शोधन कहते हैं। इससे कंपनी की कार्यशील पूंजी में कमी आती है। देखो, कहने का तात्पर्य यह है, अगर कंपनी के पास पर्याप्त मात्रा में लाभ नहीं है, फंड नहीं है, तो कंपनी द्वारा जो कंपनी की पूंजी होती है, कैपिटल होती है, उसके माध्यम से उस पूंजी में से ऋण पत्रों का शोधन कर सकती है। ठीक है, अब जिससे अगर कंपनी द्वारा अपनी व्यक्तिगत पूंजी में से ऋण पत्रों का शोधन करेगी तो स्वाभाविक है कि जो उसकी कार्यशील पूंजी है, वर्किंग कैपिटल है, वो प्रभावित होगी, यानी कार्यशील पूंजी में कमी आएगी। कंपनी के लिए ये नकारात्मक होता है, यानी कंपनी की साख को प्रभावित करता है, कंपनी के लिए ये अच्छा स्रोत नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 71 या 71/4 के अकॉर्डिंग नए एक्ट में प्रावधान बनाया गया है कि कोई भी कंपनी
ऋण पत्रों के शोधन पर प्रतिबंध लगाती है। अतः कोई कंपनी शुद्ध रूप से यानी प्योरली पूंजी में से ऋण पत्रों का शोधन नहीं कर सकती है। माना कि आपका ऋण पत्र 100 रुपए का है, तो आप उसमें से मैक्सिमम 25% ही कैपिटल यानी पूंजी का उपयोग कर सकते हैं, इससे ज्यादा का नहीं। अगर इससे ज्यादा का करेंगे तो कंपनी अधिनियम का उल्लंघन होगा। तो इस नियम को बनाने का मेन मकसद ये था कि अगर कोई भी कंपनी पूंजी में से अगर डिवेंचर्स का रिडम्पशन करती है तो कार्यशील पूंजी प्रभावित होती है, कंपनी की साख खराब होती है, जो निवेशक होते हैं उनके द्वारा जो पैसा लगाया गया है उन पर उचित रूप से प्रतिफल नहीं मिल पाता है, कंपनी के लाभ कम होते हैं। तो इस कारण से कंपनी की वित्तीय स्थिति को और कंपनी के जीवन काल को मजबूत बनाने के लिए कंपनी अधिनियम 2013 में प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक कंपनी मैक्सिमम अपनी पूंजी में से केवल 25% का ही भुगतान या शोधन कर सकती है, बाकी 75% अपने शोधन है जो कोष फंड बनाए गए हैं उनके माध्यम से करेगी। ठीक है, उसे निर्गमित ऋण पत्रों के मूल्य के कम से कम 25% भाग का शोधन लाभों में से यानी ऋण पत्र शोधन संचय खाता बनाकर करना अनिवार्य है। शेष भाग लाभों में से या पूंजी में से शोधित किया जा सकता है। ठीक है, साथ में इसमें एक थोड़ी मिस्टेक हो गई। इसमें यह है कि जो डिवेंचर्स है उनका जो रिडम्पशन किया जाएगा वो ऋण पत्र शोधन संचय खाता बनाकर 25% का बनाया जाता है, बाकी 75% पूंजी में से किया जा सकता है। ठीक है, शेष भाग लाभों में से या पूंजी में से शोधित किया जा सकता है। ठीक है, अब इसमें एक नोट दे रखा है कि कंपनी अपने निर्गमित ऋण पत्रों का शोधन पूर्ण रूप से या शुद्ध रूप से लाभों में से भी कर सकती है, लेकिन इसके लिए निर्गमित ऋण पत्रों के मूल्य के 100% के बराबर ऋण पत्र शोधन कोष बनाना आवश्यक है। इसमें कंडीशन दे रखी है कि कोई भी कंपनी अपने जो डिवेंचर इशू किए गए हैं उनका शोधन पूर्ण रूप से शुद्ध लाभों में से भी कर सकती है, पर इसमें कंडीशन यह है कि निर्गमित ऋण पत्रों के मूल्य के 100% के बराबर ऋण पत्र शोधन कोष बनाना आवश्यक होता है। नेक्स्ट है ऋण पत्रों का निर्गमन एवं शोधन, यानी जो ऋण पत्रों का निर्गमन किया गया है, ठीक है, वो तो लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। इसमें आज बात करेंगे कि केवल ऋण पत्रों के शोधन के बारे में। इसमें जनरल एंट्री किस प्रकार से की जाती है। ठीक है, अभी मैंने आपको पहले बताया था कि ऋण पत्रों का शोधन 3 प्रकार से किया जा सकता है, सममूल्य पर भी किया जा सकता है और प्रीमियम पर भी किया जा सकता है तथा लास्ट में डिस्काउंट पर भी किया जा सकता है। अगर कंपनी सममूल्य पर उसका शोधन करेगी तो कंपनी को किसी प्रकार का कोई ना तो नुकसान होगा ना ही प्रॉफिट होगा। अगर कंपनी प्रीमियम पर शोधन करती है तो कंपनी के लिए ये नकारात्मक होता है, नेगेटिव होता है, कंपनी के वित्तीय साख को प्रभावित करता है और कंपनी के लिए एक तरीके से ये कैपिटल लॉस होता है अगर प्रीमियम पे करेगी तो। क्योंकि मान के चलो आपने 100 रुपए का डिवेंचर परचेज किया, आप उसको रिडम्पशन करने में 110 रुपए दे रहे हैं बदले में, तो 10 रुपए का आपको लॉस होगा। अगर आप डिस्काउंट पर करेंगे तो आपके लिए ये कैपिटल गेन होगा एंड कैपिटल प्रॉफिट होगा, क्योंकि आपने 100 रुपए का डिवेंचर परचेज किया है और आप उसको 90 रुपीज में 90 रुपए में लौटा रहे हो, तो आपके लिए 10 रुपए का प्रॉफिट यानी कैपिटल प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको बात करते हैं कि सममूल्य पर शोधन किस प्रकार से किया जाता है, रिडम्पशन और डिवेंचर एट पार। ठीक है, सर्वप्रथम इसमें एंट्री होगी कि ऋण पत्र खाता को ऋण पत्र धारियों के खाते में ट्रांसफर करेंगे, एंड जो डिवेंचर अकाउंट होता है उसको जो डिवेंचर होल्डर्स होते हैं उनके अकाउंट में ट्रांसफर करने का कार्य किया जाता है। इस संबंध में एंट्री होती है डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स होल्डर हो जाएगी। ठीक है, जितनी राशि का जो उनका डिवेंचर है वो राशि इसमें आ जाएगी। ठीक है, अब सममूल्य पर अगर ऋण पत्र धारियों को भुगतान करेंगे, उनको पेमेंट करेंगे तो एंट्री हो जाएगी डिवेंचर्स होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सेम राशि इसमें आ जाएगी। ठीक है, अगर ऋण पत्रों का प्रीमियम पर शोधन कर रहे हैं तो सर्वप्रथम जो प्रक्रिया अपनाई गई थी ऋण पत्र धारियों के खाते में प्रीमियम सहित ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री हो जाएगी डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन और डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। अब डिवेंचर अकाउंट में जो राशि है जितने मूल्य का आपका डिवेंचर है 100 रुपए का 100 रुपए आ जाएगी, और प्रीमियम आपने कितना दिया है, 1 रुपया दिया है, 2 दिया है, 5 दिया, 10 दिया, जो भी राशि उसमें आ जाएगी और टोटल राशि टू डिवेंचर अकाउंट में आ जाएगी। ठीक है, तो आपने मान के चलो 100 रुपए का डिवेंचर है, 10 रुपए में प्रीमियम पर आपने रिडम्पशन किया तो टोटल राशि 110 रुपए आ जाएगी। ठीक है, और इनको भुगतान करेंगे तो डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट आ जाएगा यानी प्रीमियम से राशि का। ठीक है, अगर आप डिस्काउंट पर इनका शोधन कर रहे हैं तो वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी जो पहले अपनाई थी। सर्वप्रथम पहले तो ऋण पत्र खाता है, डिवेंचर अकाउंट है, उसको ऋण पत्र धारी और डिवेंचर होल्डर के खाते में छूट सहित ट्रांसफर करेंगे। इसकी एंट्री होगी डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट टू गेन पब्लिक प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन और डिवेंचर अकाउंट। अब इसमें जो राशि आएगी, मान के चलो आपका डिवेंचर 100 रुपए का है, ठीक है, आपने उसको 90 रुपए में आप छूट पर दे रहे हैं। ठीक है, तो टोटल राशि तो आपके डिवेंचर अकाउंट में 100 रुपये हो जाएगी और डिवेंचर होल्डर में 90 रुपये हो जाएगा, और जो आपका जो 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ है वो गेन प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है, अब इनको भुगतान करेंगे तो डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो इसमें जो राशि है वो 10 रुपये डिस्काउंट पे कर रहे हैं तो अब 90 रुपये आपकी आ जाएगी और 90 रुपये टू बैंक अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक नोट दे रखा है, इसमें दे रखा है कि जो अगर आप प्रीमियम पर यानी अगर आप प्रीमियम पर
उनको इशू सॉरी रिडेम्पशन करेंगे तो आपके लिए एक तरीके से कैपिटल लॉस होता है, क्योंकि जो डिवेंचर 100 रुपए का है आप उसको 110 रुपए लौटा रहे हैं तो आपका 10 रुपए का लॉस हो जाएगा। तो ये एक तरीके से क्या होता है, कैपिटल लॉस होता है। प्रीमियम पर करेंगे तो कैपिटल लॉस होता है, ठीक है। अब इस राशि को राइट ऑफ करने के लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम या रिजर्व यानी या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे इसको राइट ऑफ करने के लिए। अगर आप इसको डिस्काउंट पर रिडम्पशन कर रहे हैं तो इसका विपरीत हो जाएगा। अगर डिस्काउंट पर आप रिडम्पशन करेंगे तो आपके लिए ये कैपिटल प्रॉफिट होगा। तो इस राशि को राइट ऑफ करने के लिए आप इट मे बी यूज्ड टू राइट ऑफ द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन डिवेंचर, अदरवाइज इट इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। यानी इस राशि को कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। यानी या तो इस राशि को राइट ऑफ करेंगे डिस्काउंट की राशि से, या इसके अलावा इस राशि को कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लाभों में से ऋण पत्रों का शोधन, ऋण पत्र शोधन संचय का निर्माण, ठीक है। ये धारा है, आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट है। यानी कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 71(4) के अनुसार जब भी कोई कंपनी इस धारा के अंतर्गत ऋण पत्र निर्गमित करती है तो उसे लाभांश के भुगतान के लिए उपलब्ध लाभों में से ऋण पत्र शोधन संचय का सृजन करना होता है। यानी अगर लाभों में से आप ऋण पत्रों का शोधन करेंगे तो धारा 71(4) के अनुसार ऋण पत्र शोधन संचय का सृजन करना होगा। क्या करना होगा? क्रिएशन ऑफ डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट बनाना होगा। और इस संचय में जमा राशि का प्रयोग ऋण पत्रों के शोधन के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य में नहीं होगा। यानी जो अगर आप लाभों में से ऋण पत्रों का शोधन कर रहे हैं तो आपको स्टार्ट से ही डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट तैयार करना होगा, और जो इसकी राशि होती है उस राशि का प्रयोग आप सिर्फ और सिर्फ ऋण पत्रों के शोधन हेतु ही कर सकते हैं। अन्य कार्य के लिए कभी भी इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अब इसमें एक व्यवस्था की गई है नियम में, कंपनी ऋण पत्रों के शोधन के आरंभ होने से पूर्व ऋण पत्रों द्वारा जुटाई गई राशि के कम से कम 25% के बराबर ऋण पत्र शोधन संचय या कोष का सृजन करेगी। यानी मान के चलो आपने 10 लाख रुपए का 10 लाख रुपए के डिवेंचर जारी किए, 10 लाख रुपए आपको प्राप्त हो गए, अब उनको लौटाना है तो 25% यानी 2.5 लाख रुपए का प्रोविजन या प्रावधान आपको ऋण पत्र संचय शोधन कोष का सृजन करना होगा। यानी एक तरीके से माने तो ऋण पत्र शोधन संचय बनाना होगा 2.5 लाख रुपए का, ठीक है। अब इसमें ऋण पत्र शोधन संचय की आवश्यकता वाली प्रत्येक कंपनी प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल या उससे पहले एक राशि निम्न में से किसी एक या अधिक प्रकार से विनियोजित या जमा करेगी। यह राशि अगले वर्ष 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष में भुगतान के लिए परिपक्व हो रही ऋण पत्रों की राशि के 15% से कम नहीं होगी। यानी 15% कम से कम राशि होनी चाहिए। किसी अनुसूचित बैंक में किसी भी प्रकार प्रभार से मुक्त होनी चाहिए। केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार की असुरक्षित प्रतिभूतियां भी इसमें शामिल होती है, ठीक है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट, ऋण पत्र शोधन संचय खाते का प्रदर्शन किस प्रकार से किया जाता है। यानी जो आपका डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट होता है वो किस प्रकार से तैयार किया जाता है, ठीक है। आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में, यानी जो आपको बैलेंस शीट होता है उसको लायबिलिटी साइड में रिजर्व और सरप्लस शीर्षक के अंतर्गत ऋण पत्र शोधन संचय खाते को दिखाया जाता है। यानी जो बैलेंस शीट होती है कंपनी की जिसमें रिजर्व एंड सरप्लस होते हैं, उस शीर्षक के अंतर्गत ऋण पत्र शोधन संचय खाते को प्रदर्शित या प्रेजेंटेशन करने का कार्य किया जाता है। ऋण पत्रों का शोधन हो जाने के बाद ऋण पत्र शोधन संचय खाते का शेष सामान्य संचय में ट्रांसफर कर दिया जाता है। मान के चलो आपका जो ऋण पत्र शोधन संचय खाता है 25% इसके हिसाब से बनाया है, 10 लाख का आपने राशि प्राप्त की है इशू से, अब उनको लौटाना है तो 2.5 लाख रुपए का आपको डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट तैयार करना होगा। उस राशि को लौटाने के पश्चात में अगर कोई राशि आपके पास में शेष रह जाती है तो उस राशि को आप ऋण पत्र शोधन संचय खाते के शेष को जनरल रिजर्व यानी सामान्य संचय में ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें एंट्री किस प्रकार से करेंगे देखते हैं। जनरल एंट्रीज इन केस ऑफ रिडेम्पशन और डिवेंचर आउट ऑफ प्रॉफिट, क्रिएशन ऑफ डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट, यानी आउट ऑफ प्रॉफिट से अगर शोधन कर रहे हैं यानी डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट खोल के, तो सर्वप्रथम करेंगे कि शोधनीय ऋण पत्रों के अंकित मूल्य के 15% के बराबर विनियोग करने पर, अगर 15 जो आपके शोधनीय ऋण पत्र है उनके अंकित मूल्य के 15% के बराबर विनियोग करने परचेज करेंगे तो एंट्री हो जाएगी डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। और विनियोगों की बिक्री करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट हो जाएगा। यानी 15% के बराबर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट की राशि आ जाएगी और बैंक आ जाएगा। इस तरीके से अगर उनको बेचेंगे तो इसकी विपरीत एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। अब इसमें एक प्रोविजन बता रखा है कि कंपनी के वित्तीय विवरणों के नवीन प्रारूप यानी कंपनी अधिनियम 2013 जब से लागू हुआ था उससे पहले P&L एप्रोप्रिएशन यानी लाभ हानि नियोजन खाता बनाया जाता था। अब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को समाप्त कर दिया गया है। अब इसके स्थान पर सरप्लस अकाउंट यानी बचत खाते का प्रयोग किया जाता है, ना कि P&L एप्रोप्रिएशन का, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं ऋण पत्रों का निर्गमन एवं शोधन किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है। अब सर्वप्रथम बात करेंगे कि ऋण पत्र शोधन संचय का सृजन करेंगे। सर्वप्रथम तो इसमें एंट्री हो जाएगी पहले तो
P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। अब इसके पश्चात में P&L स्टेटमेंट तैयार किया जाता है। कंपनी अधिनियम 2013 के पश्चात में जो नया एक्ट आया है उसमें P&L अकाउंट को समाप्त करके P&L स्टेटमेंट अकाउंट नाम दिया गया है। तो इसमें ऋण पत्र शोधन संचय का सृजन करने पे एंट्री होगी स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। ठीक है। नेक्स्ट है शोधन पर ऋण पत्र धारियों को राशि को देय हो तो यदि ऋण पत्रों का भुगतान समूल्य पर करेंगे तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट विथ नॉमिनल वैल्यू एंड जो मेन तो वैल्यू है जिस मूल्य पर राशि प्राप्त हुई है टू डिबेंचर होल्डर आ जाएगा। मान के चलो 100 की है तो 100 रुपये आ जाएगी। यानी ये जरूरी नहीं 100 के आ जाएगी, जितने डिबेंचर आपने अगर मान के चलो कि एक डिबेंचर का मूल्य 100 रुपये है, आपने 500 डिबेंचर करेंगे तो 500 इंटू 100 आ जाएगा, वो राशि इसमें आ जाएगी। अगर आप प्रीमियम पर भुगतान करेंगे तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट टू डिबेंचर अकाउंट आ जाएगा। ठीक है। यानी जो प्रीमियम पर एक तरीके से नुकसान होता है, कैपिटल लॉस होता है, तो कैपिटल लॉस होगा तो डेबिट हो जाएगा, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट ऑफ डिबेंचर इसमें आ जाएगा, जितनी राशि आपने प्रीमियम के रूप में दी है। ठीक है। अगर ऋण पत्रों का भुगतान डिस्काउंट पर कर रहे हैं तो अगर ऋण पत्रों का भुगतान डिस्काउंट पर करेंगे, छूट पर करेंगे, तो कंपनी के लिए ये एक तरीके से कैपिटल गेन या कैपिटल प्रॉफिट होता है। तो इसमें एंट्री हो जाएगी डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट टू प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन और डिबेंचर अकाउंट। यानी जो डिस्काउंट की राशि है वो एक तरीके से प्रॉफिट है, तो वो क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है। अब ऋण पत्रधारियों को भुगतान करेंगे तो एंट्री हो जाएगी डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यानी जिस राशि से या अगर जो भी राशि है प्रीमियम की है, डिस्काउंट की है, एट पार या समूल्य की है, जो राशि इसमें आ जाएगी। ठीक है। लास्ट में हो जाएगा ऋण पत्रों का कुल शोधन करने के बाद ऋण पत्र शोधन संचय खाते के शेष को जनरल रिजर्व यानी सामान्य संचय में ट्रांसफर किया जाता है। अभी पढ़ा था कि जो 25% का ऋण पत्र शोधन संचय कोष खाता तैयार किया गया है, अगर उसमें से कोई राशि शेष रह जाती है तो उस राशि को जनरल रिजर्व यानी सामान्य संचय में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इस संबंध में एंट्री हो जाएगी डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। जो राशि शेष बची है वो राशि इसमें आ जाएगी। मान के चलो 2.5 लाख की आपने रिजर्व बनाया जिसमें 2,40,000 का यूज कर लिया, बाकी राशि 10,000 रह गई तो 10,000 रुपये डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में चली जाएगी, यानी डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट से जनरल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है। तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगर किसी साथी को प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके बताएं, और आपको ये पीडीएफ है, पीडीएफ मुझे कमेंट करके आप ले सकते हैं। थैंक यू।